सवाल आया था कि आप बता रहे हो ना कि ये जो वापस आने का एक प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता है, जब छोड़ देते हैं। एटलीस्ट इसको कितना वक़्त दरकार होता है? लाइक अगर किसी को ऐसी एडिक्शन है और उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इस सारे में उसके ट्रीटमेंट में, कितनी मुद्दत दरकार होती है उसको नॉर्मल होने में जब आइडियल सर्कमस्टेंसेस हों? ये डिपेंड करता है किसी भी इंसान की कुव्वत इरादी के ऊपर और उसके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कितना है, फिजिकल कंडीशन क्या है उसकी। अगेन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता। अगर कोई अल्कोहल डिपेंडेंट है तो एटलीस्ट 3 4 5 दिन तो उसके वो विड्रॉल्स को ही एड्रेस करने में, जो कि फर्स्ट स्टेज है ट्रीटमेंट की। फिर हुँ, उसके बाद आपने उसकी जो साइकोथेरेपी है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, या यहाँ पे जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वॉलंटियर ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है, एनजीओज हैं वो काम करती हैं, आप उनको अटेंड करते हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है दे कैन कैरी ऑन फॉर मंथ्स। लेकिन वो इस तरह से है कि वो डेली तो नहीं होती। एक दफ़ा आपने हुँ, स्टार्ट कर लिया तो आप कम्युनिटी में भी रहते हो, उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं हो, तो आप कम्युनिटी में भी हर हफ्ते जाके या फोर्टनाइटली वो अटेंड कर सकते हैं। फिर सिर्फ छोड़ना मसला नहीं होता। जैसा मैंने कहा ना कि वो जो प्लेजर सेंटर है ब्रेन का, उसको एक दफ़ा जब आदत पड़ जाती है तो वो जब भी उस चीज़ के से रिलेटेड कोई भी साइन देखता है, स्मेल, गैम्बलिंग वाले हैं तो वो कसिनो का साइन जल बुझ रहा होगा, उसको देख के तो वो ब्रेन दोबारा वो डोपामिन फायर करना शुरू कर देता है। तो एग्ज़ैक्ट रोकना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलैप्स प्रिवेंशन, कि दोबारा उस चीज में जाने से उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए ये है कि क्रेविंग्स के लिए मुख्तलिफ मेडिकेशन भी यूज होती हैं अपार्ट फ्रॉम साइकोथेरेपी। और उसमें जिस तरह अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइसेंस्ड हैं, कुछ अनलाइसेंस्ड हैं। लाइसेंस मीन्स जो एफडीए अप्रूव्ड होती हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें आप देते हैं। एक ट्रीटमेंट होती है, उसको डायसल्फिराम कहते हैं या एंटीब्यूज कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप रोज़ एक गोली खा लें तो जब भी आप अल्कोहल के नज़दीक जाएंगे या थोड़ा सा भी सिप लेंगे, फर्ज करें गलती से कहीं पे, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब एक इम्प्लोजन थेरेपी। एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रेशनेज, जापानीज लोगों में वैसे भी बहुत कम होता है, तो वो अगर थोड़ा सा भी ड्रिंक करते हैं तो उनको वो फ्लशेज और वो साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और नौजिया वगैरह, फिर वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं पीते। कई लोग बहुत ज़्यादा वो एंजाइम वो या टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो वो फिर धड़ाधड़ पी जाते हैं और पता तब चलता है कि जब बिल्कुल ही बिल्कुल, जो हाँ। है वो हालत गैर हो चुकी होती है। तो वो एक तरह की ब्लेसिंग ही होती है। बहरहाल ये एक्सटर्नली आप वो टेबलेट लेते हैं और जब थोड़ा सा भी वो आप करते हैं तो आपको वो एज अ पनिशमेंट कह लें या एज अ कॉन्सिक्वेंस वो आपको साइड इफेक्ट्स फिर अपने ही उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक तरीका है। फिर दूसरे तरीके ये है कि इस तरह की मेडिकेशन पहले जो है वो ट्रायल एंड टेस्टेड हैं, जो क्रेविंग्स के लिए हैं, और बात सूरत हाल में नेल्ट्रेक्सोन जो है वो यूज़ की जाती है आजकल। उसके तो इम्प्लांट्स भी यूरोप में और बाज़ जगहों पे हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर सिर्फ दुनिया में दो ही जगहों पे होती है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका में। अब शायद किसी और ने शुरू कर दिया हो, लेकिन उसके इम्प्लांट्स होते हैं कि वो स्लो रिलीज होती रहती है और उससे वो क्रेविंग्स आपको नहीं होती। और ओके, इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, फैमिली की सपोर्ट, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मिस हो जाती है कई दफ़ा, जो समटाइम्स साइकोथेरेपिस्ट भी मिस कर जाते हैं और जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो भी मिस कर जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये जब बंदा किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का या अल्कोहल का या गैम्बलिंग या और पॉर्न या प्रोस्टिट्यूशन, उस तरह की चीज़ों का आदी हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि वो चीज़ उसकी ज़िंदगी का अच्छा खासा एक टाइम ऑक्यूपाई कर रही होती है। दिन को अगर कोई बंदा फंक्शनिंग भी है, लेट्स से वो बहुत ज़्यादा उसका नशे का आदी नहीं भी है, लेकिन फिर भी शाम को थोड़ा बहुत कर लेता है, तो वो अगर दिन को काम वाम भी कर रहा होगा तो उसके उसके जहन में फिल्म वही चल रही होगी कि घर जाके जब मैं रिलैक्स करूंगा ना तो कितना मजा आएगा भाई, गिलास सामने होगा, बोतल होगी, ये होगा वो होगा। तो वो क्या होगा कि वो सारा दिन वो उसके जहन में फिल्म बैक ऑफ द माइंड धीरे धीरे चलती रहेगी कि मैं घर जाके ये करूंगा। तो एक तो वो जो उसका टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है कि वो जहन में फिल्म चल रही है उसके, और उसके बारे में वो सोच रहा है जब भी बीच में उसको मौका मिलता है, तो बजाय इसके कि उस बीच वाले जो वक्त में नमाज पढ़ लेता है या कोई और अच्छा काम कर लेता है, किसी दोस्त को कॉल कर लेता है जो आधे घंटे की ब्रेक है, लेकिन उसका माइंड उसी फिल्म में बिजी है। वो फिर वो, रिलैक्स महसूस कर रहा है खुद को उसमें। हाँ, क्योंकि वो सोचने और जहनी तौर पे उसके बारे में प्रिपेयर करने से भी वो डोपामिन फायर हो रही है। एग्ज़ैक्ट ओके, हाँ, फिर वो जनाब चला जाएगा, फिर जब जो असल में करेगा
उससे पहले जो फिजिकली जो प्रेपरेशंस हैं फिर उसमें टाइम वेस्ट करेगा, फिर वो करते हुए जो टाइम वेस्ट होगा वो पूरी शाम उसमें गुजर जाएगी या उस तरह की कंपनी में गुजर जाएगी। फिर उसके बाद का जो टाइम है वो भी वेस्ट हो चुका होगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ और करने जोगा होगा नहीं। वो ये थोड़ी है कि उसके बाद उठ के कहेगा बच्चों को कि चलो आओ मैं तुम्हारे साथ पार्क में चल के क्रिकेट खेलूंगा या जिम चलेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे या टेनिस के वगैरह वगैरह जो भी कोई एक्टिविटी है। तो वो तो अपना अगर उसको होगा कि भाई सो जाना है और सुबह फिर, और एक तो वो एक्सट्रीम होती है ना फिर वो ओपियोइड्स वाली की जो बिल्कुल ही हर वक्त 24 घंटे ही नशे में, वो तो फिर खैर किसी भी काम के नहीं रहते। तो एल्कोहल का भी यही है, एक्सट्रीम में जो है एंड पे बंदा किसी भी काम का नहीं रहता, वो प्रेपरेशन प्रोविजन भी खत्म हो जाती है, बस फिर हर वक्त यही चल रहा होता है। एनीवेज वो एक्सट्रीम केसेस हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरह की किसी चीज के आदी होते हैं तो आपका इतना ज्यादा ये चीज टाइम ऑक्यूपाई कर रही होती है कि जब एकदम से ये चीज खत्म हो जाती है तो काफी अरसे लोग तो जब when they come around after the initial detox, तो डिटॉक्स और रिहैब दो डिफरेंट चीजें हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जो मैंने अर्ली ट्रीटमेंट बताई उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए और जिसकी क्रेम, और जो रिहेबिलिटेशन के लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के उसमें वो ग्रुप्स और ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी या इंडिविजुअल थेरेपी और वो सारी थेरेपीज और वो सब एक्टिविटीज आती हैं। तो अब वो बंदा जिसकी 24 घंटे में से मतलब कई घंटे तो नशा करने में और उससे भी ज्यादा कई घंटे उसके बारे में सोचने और प्रिपेयर करने में लग जाते थे, या उसको रिसोर्स कहाँ से करना है जो भी है, तो अब वो सारा टाइम जो है वो फारिग है। और ये बंदा जो है इसने, या बंदी जो है इसने पिछले कई सालों में या कई माह में, डिपेंडिंग अपॉन कब से कर रहा है, कोई उस टाइम पे कुछ और किया नहीं है या किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं है जो उसको उस तरह से प्लेजर दे सके। तब वो अचानक वो जो फारिग टाइम है ना, अंग्रेजी का मुहावरा है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। अब वो टाइम ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी है कि उस टाइम में जब उसके दिमाग में वो फिर से वो रोज की तरह की फिल्म चलना शुरू होगी प्रिपरेशन के लिए, या वो करते हुए जो टाइम उसमें स्पेंड करेगा वो टाइम कहाँ पे स्पेंड करेगा। तो ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो टाइम एनर्जी जो जहन की कंसंट्रेशन वो जो प्लेजर सिस्टम उसको बीट कैसे करना है और उसको वो टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है। तो उसके लिए उसकी एक्टिविटीज प्लान करना, पॉजिटिव चीजें, आप स्पिरिचुअलिटी को यूज कर सकते हैं, आप अच्छी कंपनी को यूज कर सकते हैं, फैमिली टाइम यूज कर सकते हैं, कोई नई स्किल लर्न कर सकते हैं अगर पहले नहीं की। आपने कोई नॉवल लिखना था आपको टाइम नहीं मिला तो आप वो टाइम उसमें स्पेंड करें। सबसे बेस्ट तो ये कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वही मैं कहने लगी थी यहाँ पे फैमिली का रोल आ जाता है उसको एंगेज करने हाँ के लिए। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो शुरू शुरू में ये होगा कि वो जो दूसरी एक्टिविटी है वो उस तरह से तो डोपामिन फायर नहीं करेगी और आपको उसमें वो मजा नहीं। एक तो आपने वो एक्टिविटी वैसे ही मतलब प्लान बी सी डी ई में डाली हुई थी और हमने वो एंजॉय ही नहीं करी हाँ। इतने अरसे से। और अब जब अचानक से आपके पास टाइम है और आपको कर रहे हैं तो शुरू में तो आपको उसमें वो मजा नहीं मिलेगा, वो जो नशे की प्रिपरेशन और वो जो डोपामिन फायर होती थी। तो लेकिन आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा और घर तो वालों ये को भी। विल पावर आ जाती है यहाँ पे, विल पावर का रोल आ जाता है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव हम्म। एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी हैं और उनको शेड्यूल करना, और वो सारा टाइम अब कैसे ऑक्यूपाई होगा उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अक्सर मिस हो जाती है जो ट्रेडिशनल किस्म के हमारे डिटॉक्स सेंटर वेंटर होते हैं, कि बाद में जब प्रिवेंशन पे बात आएगी, डिस्चार्ज हो गया बंदा, तो अब वो क्या करेगा। तो हम्म। सीधा सीधा चीज़ें जो डिटॉक्स के बाद करनी होती हैं, एक तो फिर उस तरह की कंपनी अवॉइड करें, और अगर सॉफ्टली नहीं कह सकते और ज्यादा कहें तो सख्ती के साथ या तो बिल्कुल ही कता ताल्लुक कर लें, अदरवाइज उनको मतलब एक सीधे तरीके से बता देंगे भाई ये इस सिलसिले में अब हमारा मजीद जो है वो पार्टनरशिप नहीं है वगैरह वगैरह। खैर हर कोई अपने बेहतर तरीके से समझता है कि कैसे अवॉइड कर सकता है। दूसरा की कंपनी छोड़ दें, अपना वो टाइम प्लान करें, जिम जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करें, अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लें। अगर साइकोथेरेपिस्ट को देख रहे हैं तो हर हफ्ते बिना नागा साइकोथेरेपिस्ट को ज़रूर देखें। अगर कोई ऐसा ग्रुप एक्टिविटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी सोशलाइजेशन, आपको बड़ा हैरत होगी कि इंसान ना सिर्फ नशे में बल्कि वैसे भी जब एग्जाम या किसी प्रोजेक्ट में मसरूफ होता है तो कई दफ़ा बाकी चीज़ों को फंसे कुछ डाल देता है, और बाद में होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं घर से या आप कम्युनिकेट करते हैं आपको पता चलता भी दुनिया में बहुत भले लोग भी हैं, ऐसे लर्निंग लोग भी हैं जिनसे आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या जो है वो हॉबीज रही हैं या शौक क्या आपके रहे हैं। अगर नहीं है तो ऐसे शौक डेवलप करें, कोई ना कोई शौक डेवलप करें जो पॉजिटिव हो आपकी बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ के लिए और आपकी जहनी
हेल्थ के लिए। और एक्सरसाइज वैसे भी एंटी डिप्रेसेंट होती है, अल्कोहल जितनी डिप्रेसेंट है एक्सरसाइज उतनी एंटी डिप्रेसेंट है और एंटी स्ट्रेस है। अच्छा, यहाँ मंसूर मैं एक बात पूछूंगी। अब अपने के बहुत से लोगों से राब्ता होता है, वास्ता पड़ता है। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अच्छा कौन सा हो? ऐसा भी हुआ कि बच्चों के लिए बात हुई सेशंस की, और जिस भी शख्स, खातून या साहब से राब्ता किया गया, वो इस फील्ड के ही हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत उल्टा बच्चों पे बैकफायर कर गई। वो बच्चे और ज़्यादा हाइपर हो गए या एकदम फ्रंट हो गए कि किस तरह हम बात करें। एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ऐसे में कंसल्ट करना, क्या पॉइंट्स हों? एक फैमिली, सपोज़ मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि अ, मुझे अपने लिए एक साइकियाट्रिस्ट से बात करनी है, ठीक है? कौन-सी ऐसी 2-3 पॉइंट्स होंगे जो मुझे लगता है कि ये बंदा मेरी बात समझ लेगा, ये अपना फैसला मुझ पे नहीं थोपेगा, ये मुझे डाँटेगा नहीं, ये मेरी बात सुनेगा? हाँ, पहली बात ये कि साइकेट्रिस्ट का काम डांटना थोड़ी है। जो बंदा डांट डपट कर रहा है तो पहले तो ये प्रोफेशनली प्रॉपरली शायद ट्रेंड ही नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को बाकी सब चीज़ें क्लिनिकल सिखाई जाती हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब शायद दी जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ज़माने में नहीं थी। तो इसलिए अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता या वो बदतमीज़ होते हैं। सॉरी टू माय डॉक्टर कोलीग्स, लेकिन बदतमीज तो नहीं होते। हर शख्स की अपनी एक मिजाज भी हार्श होती होती हैं ज़रा, दे डोंट है या डील अपनी। प्रोफेशनली। हाँ, लोग ज़्यादा एग्जैजरेट भी करते हैं, शायद कभी कोई इस तरह का केस हुआ भी होगा, लेकिन नॉर्मली जितना मैंने देखा बदतमीज तो नहीं होता, लेकिन आदर देयर टाइड यस, ड्यू टू देयर टाइड अप ड्यू टू देयर बिजीनेस। और दूसरा है कि उनको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती यस, कि यस। जो पब्लिक है, मेंबर्स ऑफ पब्लिक जो हैं या जो पेशेंट है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो अच्छा, कुछ भी हो, साइकेट्रिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, सबसे पहली बात ये कि जिस इंसान के मैनर्स अच्छे हैं, और दूसरा ये कि जो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर एक बंदा स्पेशली प्राइवेटली अगर फीस ले रहा है और 5-5 मिनट में मरीजों को फारिग कर रहा है, हुँ, तो कुछ कमी है। मसीहा कहना उसको तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन वो पैसा कमाने की मशीन बन चुका है और उसका फोकस सारा उस पैसे के ऊपर है। तो अगर आप अपने मरीज के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री या बैकग्राउंड जो जितना कुछ है वो अगर आपको नहीं पता, तो आप अच्छी ट्रीटमेंट कैसे तजवीज़ करेंगे, स्पेशली साइकेट्री में। दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट को एजुकेट करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि पाकिस्तान में पेशेंट को एजुकेट करना भी कई दफ़ा डॉक्टर्स के लिए बैकफायर कर जाता है। तो डॉक्टर भी चीज़ों को मुख्तसर और टू द पॉइंट रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आवाम को भी आदत नहीं है कि उनको एजुकेट किया जाए। मैं तो कितनी हुँ, सारी टॉक्स में कह चुका हूँ कि हमारे आवाम को ये चस्का डाल दिया गया है कि एजुकेट ना होने का हुनर किस तरह से कितनी मुश्किल से सीखा जाए। तो कई दफ़ा आवाम को एजुकेट करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, अच्छे डॉक्टर की निशानी एक ये भी होती है या नॉलेज की कि वो आपको एजुकेट करे। जो वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या हो हुँ, सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं। कई तो बहुत से लड़ाई झगड़े इसलिए भी होते हैं, नॉलेज और पेशेंट्स के दरमियान की कम्युनिकेशन गैप। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो शुरू में ही अगर ऑनेस्ट तरीके से, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्पेशली डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनको बताएं भी आपका ये आर्ज है, ये इलाज है, नहीं कराएंगे तो ये हो सकता है, कराएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म है, इंटरिम है, लॉन्ग टर्म है, और कितने अरसे इलाज चलेगा, वगैरह वगैरह। आउटकम क्या है इसकी, नॉर्मली क्या आउटकम होती है। किस मिसाल के तौर पे अब जो हमारे देसी कल्चर में, इंडिया और पाकिस्तान में, जो जो रूहानी बाबे हैं और जोगी संत फकीर हैं और जो वैक्स हैं, वो तो ये दावा कर सकते हैं कैंसर से लेकर डायबिटीज़ हर चीज़ को क्योर करने का, लेकिन डॉक्टर को ऑनेस्ट होना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये फलां इलनेस है, ये क्योरेबल नहीं है फिलहाल अंडर मेडिकल हाँ, साइंस, लेकिन ये कंट्रोलेबल है इसके सिम्टम्स, तो हम इस तरह मेडिकेशन के जरिए करते हैं। इसी तरह हुँ, साइकेट्री की जो इलनेसेस हैं, तो ऑनेस्टली बताना चाहिए कि भाई किस हद तक जो है वो क्योरेबल है, किस हद तक कंट्रोलेबल है, किस हद तक ट्रीटेबल है। ये सारी चीज़ें बताना। तो बेसिकली जिस डॉक्टर से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वही अच्छा डॉक्टर होता है। और जो बंदा आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करता सीधे मुंह से, तो आई डोंट थिंक वो भले ही जितना मर्जी अच्छा क्लिनिशियन हो, आई डोंट थिंक कि अगर वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकता, रैपोर्ट डेवलप नहीं कर सकता, तो उसकी बातों का या उसके इलाज का कोई खास असर भी होने का, कोइंसिडेंटली हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना कम चांसेस होते हैं। हुँ।
ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी मंसूर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे इधर एक फैमिली थी, और वालदा का बहुत ही अचानक इंतकाल हो गया। तो जो उनका बेटा और बेटी थे, उनको वापस पाकिस्तान जाना था, और वहाँ ज़ाहिर है वो बच्चों का एक इमोशनल भी था, वो सब कुछ था। तो थोड़ा-सा हाइपर था वो बच्चा। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कोई सुने इसकी बात, ये वो। तो वो बड़ा कोई नाम था एक, इसी तरह क्लिनिक में 2-3 सेशंस हुए। तीसरे सेशन में बच्चे ने कहा हैंड्स अप, मैं नहीं इनसे बात करूँगा, ये बहुत बुली करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो इतनी एक पहचान है। वो 3 डॉक्टर्स चेंज हुए, और तीनों जगह बेटा-बेटी दोनों जाते थे, मुख्तलिफ औकात में, और तीनों बच्चों की एक ही तीनों डॉक्टर से जो बच्चों की शिकायत थी वो एक ही थी कि ये इम्पोज़ क्यों कर रहे हैं अपनी बात? ये देखते साथ ही हमें ये क्यों कहते हैं कि बेटे तुम बच्चे ना असल में आजकल के खुद को बहुत कुछ समझते हो, अब आराम से हमारी बात सुनो। मतलब वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, उन साहब से, कि आपने इधर-उधर से पूछना था कि इनकी क्या रेपो है, और क्या इनका, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, रेटिंग क्या है इनकी मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि जितने लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने यही कहा कि हमने तो इनके बारे में यही सुना है, और वो दूसरे-तीसरे सेशन के बाद मेडिसिन्स पे आ जाते थे। तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि वो रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं जब एक फैमिली, कोई रेड पेरेंट फ्लैग्स। उसको, अपने बच्चे को भेजता है किसी साइकियाट्रिस्ट या सेशन के लिए, और बच्चा सैटिस्फाइड नहीं, उल्टा और हाइपर हो रहा है। हाँ, डिपेंड करता है। अगर बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल सिटीजन हैं या बैरून मुल्क से गए हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जिसकी कल्चरल सेंसिटिविटी है इस तरह की चीज़ों की। यूके हाँ, के अंदर बहुत बड़ा परवरिश था। पाने वाले बच्चे की कल्चरल सेंसिटिविटीज डिफरेंट है, अफ्रीका वाले की डिफरेंट है, पाकिस्तानी बच्चे की डिफरेंट है, बच्चे क्या बड़ों की भी। जो बांग्लादेश से आई हुई खातून होगी, वो जब साइकोटिक होगी तो वो क्या गिला करेगी, वो डिफरेंट होगी। अफ्रो करेबियन लेडी जो है वो कहेगी कि भाई मेरे जो है किसी ने वुडू कर दिया है। देसी ख्वातीन जो हैं वो अक्सर ससुराल वालों को ब्लेम करती हैं, किसी ने तावीज़ वगैरह करा दी हैं, एंड सो ऑन। हर कल्चर का डिफरेंट होता है, जापानीज कल्चर डिफरेंट है। तो नॉलेज को भी हुँ, चाहिए कि अगर तो उस कल्चर से फेमिलियर नहीं है तो थोड़ा सा पता कर लें या गूगल कर लें या पेरेंट्स से पूछ लें, और एग्ज़ैक्टली। या फिर कह दें कि भाई मेरी वो कल्चरल सेंसिटिविटीज उस तरह से नहीं है, और मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता कि मैं उस हिसाब से करूँ। तो हुँ, ये भी बड़ा ज़रूरी मतलब होता है। मिसाल के तौर पे बहुत सी साइकियाट्रिस्ट से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, वो पहले सुने तो सही, उसकी एब्ज़ॉर्ब तो करे उसकी बात को। बहुत सी हमारे यहाँ अभी भी शायद इसका जो आपने बताया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे यहाँ अभी भी बच्चों को स्नब करना और शट अप कॉल देने का वो जो वीटो हक बुजुर्ग अपने पास रखते हैं, वो भी चल रहा है। तो वेस्ट अब में मेरे बच्चे। लिए भी बड़ी हैरत की हाँ, बात थी। हाँ, मैंने कहा हाँ, कि वो बच्चे ऐसे हाइपर थे तो नहीं। उन्होंने कहा देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है, एक बच्चों का एक इमोशनल वो होता है। सेकेंडली ये कि बच्चों के पास अब दुनिया इतनी खुली है, और उनके पास ऐसे-ऐसे आइडियाज़ हैं कि आप उनको सिर्फ़ ये कह के नहीं कह सकते कि नहीं, ये हम्म, चूँकि हमें पता है ये गलत है। वो पूछेंगे क्यों गलत है? उनको वो सैटिस्फाइड हाँ। करना ज़रूरी है। तो वो कहने लगे कि शायद ये वो चीज़ें हैं कि जो बच्चों ने डिस्कस की हों, और वो वही बात आप वाली कि माहौल का फ़र्क, कि हैं ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, फ़ज़ूल बेहुदा बच्चे। यार ये देखे ना, कल्चरल सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। मेरी जो एमएससी थी उसमें जो आईपीटी इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, उसी की कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर मैंने रिसर्च की थी कि आप ये नहीं कर सकते कि एक अंग्रेज ने एक थेरेपी के बुनियादी असूल बताए हैं और वो कह लें कि इजाद की है, चलें कह लें, तो आप वो मनोअन एग्जैक्टली वैसे ही उन्हीं वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इंडियन या पाकिस्तानी कल्चर में अप्लाई करें, वो नहीं काम करेगी। क्योंकि वो थेरेपी जो है वो किसी और माहौल के मुताबिक और वहाँ के परवरदा और परवरिश जिसने पाई है वहाँ पे उनके हिसाब से होगी। तो अगर आपने वो इंडिया और पाकिस्तान में करनी है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा थेरेपी को। तो पता नहीं अब हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस हद तक पहुंची है कि नहीं कि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि कल्चरल सेंसिटिविटीज़ के हिसाब से आप थेरेपीज़ को मॉडिफाई करते हैं और उस हिसाब से उनको प्रेजेंट करते हैं। बहरहाल आई तो थिंक ये जो मेरे ख्याल में एक अच्छा कम्युनिकेशन है। आइडिया हो कि बच्चों को किसी से भी सेशन करवाने से पहले कोई सीनियर पेरेंट्स में से कोई एक खुद अपना सेशन करवा के देखे कि ये क्या आई डोंट कम्युनिकेशन नो, इतनी आसान होगी कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छे बुरे के मेयार भी बहुत डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में हाँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज काम करती हैं, वैसे ही है जिस तरह
पीर फकीर और बाकी लोग जो हैं उनके टाउट होते हैं और उनके मार्केटिंग के बंदे होते हैं जो उनके शोबदात और कमालात जगह जगह बिखेरते रहते हैं लोगों को बाय वर्ड ऑफ माउथ या अदरवाइज। तो पाकिस्तान में आई थिंक ये भी मैंने सुना है कि कंपटीशन वगैरह होते हैं और जो अपनी फील्ड में होते हैं सो कॉल्ड जो है वो टॉप नॉच, वो भी इस तरह की हम्म, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं और फिर लोग भी बाय वर्ड ऑफ माउथ उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो हमारे यहाँ आई डोंट थिंक कि किसी डॉक्टर, बस अक्सर वो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग पूछते होते हैं कि बेस्ट जो है वो फलां गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कौन है वहाँ पे, और बेस्ट, अब वो डिस्क्राइब नहीं करते कि उनके मार्कर्स क्या हैं बेस्ट के, कि बेस्ट कम्युनिकेटर क्लिनिकली बेस्ट है, मैनेजमेंट उसकी बेहतर है, डायग्नोस्टिक टेक्निक उसकी बेस्ट है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट है, एज अ ह्यूमन वो बेस्ट है, बस कह देते हैं कि बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कौन सा है। अब ये तो कोई इसका तरीका ऐसा नहीं है, और क्योंकि सोशल मीडिया और उसका दौरा तो बस वही बेस्ट होता है जिसको स्टार वार और रिव्यूज वगैरह, तो वो तो जिसके पास पैसा है तो वो अपने रिव्यूज खुद भी लिखवा सकता है 1000 बंदों से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि कौन, आई थिंक बेस्ट की टर्म ही गलत है। नॉलेज जो भी उस लेवल हाँ, पे होगा और स्पेशलाइज उसने किया होगा तो ज़रा हेल्पफुल कुछ ना कौन है? कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो करके ही पहुंचा होगा। आप ये देखें कि आप क्या चाहते हैं। आपको हम्म। एक बेस्ट मींस के एक हमदर्द किस्म का मौलिद चाहिए, एक डांटने वाला मौलिद चाहिए, या जो है वो एक बहुत बिल्कुल ही कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ना करने वाला मौलिद चाहिए, तो वो तो आपकी अपनी उसके ऊपर है। तो बेस्ट को डिफाइन करना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी मुश्किल है कि किस तरह से बेस्ट, चलिए एकेडमिकली बेस्ट और क्लिनिकली बेस्ट और स्किल्स वाइज बेस्ट है या एक्सपीरियंस वाइज बेस्ट है या नॉलेज वाइज बेस्ट है, किस चीज़ में बेस्ट है। मुख्तलिफ हो जाए। चलिए, आपकी बातों से मुझे लगता है कि मेरे ज़हन में हमारे अगले प्रोग्राम का एक टॉपिक आ रहा है, जो कि हम आज ज़िक्र कर रहे थे कि जो एडिक्शंस हैं, सब्सटेंस या नॉन सब्सटेंस, उसको छुड़वाना, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? कौन-कौन से फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं? फैमिली का क्या किरदार होता है? और आपने बताया कि ये बहुत वक़्त भी ले सकता है, ये विल पावर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरे ज़हन में एक नुकता आया है और वो है सुसाइड, खुदकुशी। और हम्म, ये जो रुझान है इसमें एडिक्शन वाले भी हैं, इसमें वो भी हैं जो किसी किस्म की कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन हम्म, सोसाइटी प्रेशर्स हैं। तो आने वाले प्रोग्राम में हम इसके हवाले से भी बात कर सकते हैं, हाँ, इसकी वजूहात और फिर इससे बचाव। और मुझे लगता है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, इस सब में जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो फैमिली का होता है। चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंग्ज़ायटी है, चाहे एंगर मैनेजमेंट है, चाहे ये एडिक्शन है, चाहे वो खुदकुशी के ख़्यालात हैं, इस सब में हमारे माहौल में, हमारे घर से ये चीज़ें शुरू होती हैं और इनको ख़त्म करने के लिए भी हमारे घर का ही बहुत बड़ा किरदार होता है, घर के माहौल का। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है, सही कह रही हैं आप। मल्टी फैक्टोरियल भी होता है कई दफ़ा, जैसे एज के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ हुँ, जगह पे स्कूलों के अंदर जो बुलिंग होती है वो बड़ी ज़िंदगियां तबाह करती है, डेवास्टेटिंग होती है, अगेन डिपेंडिंग बिल्कुल। अपॉन के कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। इसी हुँ, तरह मुख्तलिफ ज़िंदगी की स्टेजेस में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो उसमें किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक भी है, और ऑब्वियसली इंसानी जान जो है वो अम, ये बहुत तो कीमती। कहा गया था ना कि खाना काबा को भी एक सहाबी ने कहा था ना, अल्लाह ताला ने उसकी हुर्मत ना, उसके मानी मफहूम ये है, मानी तो नहीं एग्जैक्ट कि उसकी हुर्मत रखी है, लेकिन एक मुसलमान या इंसान की जान की हुर्मत तेरे से भी ज़्यादा है। तो खैर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सेल्फ हार्म और सुसाइडलिटी के ऊपर भी आई डोंट थिंक, हम कोशिश करें, कहते ही हैं कि हम एक टॉक में उसको कवर करेंगे या 10-15 मिनट में, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि जो 10-15 मिनट में कवर हो सकें। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत कीमती है। हम उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सुसाइडलिटी और जो सुसाइड है और जो सेल्फ हार्मिंग जो है इसके ऊपर हम एक टॉक ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, और ताकि लोगों को उससे फ़ायदा जितना ज़्यादा हो सके। और आगे ही स्टार्ट्स विद एजुकेटिंग पीपल, और फिर आगे चल के बाकी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। सो हम अपने सामईन से और नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। आप अपनी राय देना चाहें तो तरीक़ाकार बिल्कुल आप जानते हैं, आप कमेंट में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। डॉक्टर मंसूर आपकी आपके सवालात के मुताबिक उनकी रोशनी में भी अगला सेशन भी मुरतब कर सकते हैं और आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना?
जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चाहे साइकोलॉजी हो, साइकेट्री हो, कोई माशरती जो मसला हो, उसका भी ज़ाहिर है उससे कहीं ना कहीं ताल्लुक होता ही है। तो मैं कहने लगा था कि हमने धूप धूप में तो बाल सफ़ेद नहीं किए ना। तो अभी इतनी, सफेद किए ही नहीं है। हाँ, ये डाई का कमाल है बहरहाल। अच्छा। लेकिन खैर पूरे अभी सफ़ेद हुए भी नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऑन अ सीरियस नोट, अगर इस दस्त की स्याही में और उसमें घाट घाट का पानी, जैसा मैंने अपने उसमें इब्तदाई में उसमें कहा था शुरू के उसमें, तो अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं उनके मसाइल बड़े यूनिक होते हैं। कई दफ़ा वो पिछली जनरेशन को कई तो समझ ही नहीं आते, तो जो समझ ही नहीं आते तो उनका हल भी ज़ाहिर है वो उनके लिए वो अपने हिसाब से हल बताते हैं। तो हमें कमेंट्स में उसमें ज़रूर अपने मसाइल मसाइल ना भी हों, कोई भी टॉपिक आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करना या उसकी मजीद जो वजाहत तलब है, तो ज़रूर लिखें। अगर तो मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तो या इधर उधर से मेरे ज़ाहिर है बहुत सारे कोलीग्स डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज़ में और साइकेट्रिक स्पेशलिटीज़ में हैं, तो मैं नहीं तो पूछ के बता दूंगा, और अगर नहीं पता होगा तो ऑनेस्टली बता दूंगा कि भाई ये इट्स बियॉन्ड माई नॉलेज और मेरी स्पेशलिटी से इसका ताल्लुक नहीं है, या मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता मैं उससे रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट बुला के और उनका इंटरव्यू कर दूंगा। तो इस तरह से हो सकता है। और एक चीज़ हमेशा हम एंड पे ना, आप और मैं हमेशा भूल जाते हैं ना, कभी आपने कहा और ना कभी मैं भी कई दफ़ा मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं कहता। भाई वो क्या कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना लाइक और भूलें, सब्सक्राइब और करना ना। बेल का, अच्छा मैंने आज तक वैसे ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि हमारे चैनल में कोई बेल बेल का आइकन होता है जिसको ये लोग वो करते हैं और उससे वो सब्सक्राइब अक्सर हो चैनल्स पे कहते तो है बेल आइकॉन, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं जाता पता। है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हैं। आपको खूब गुजरेगी जब ओल्ड मिल जाएगी जनरेशन क्या पेमेंट। करें। अच्छा भाई, बेल वेल जिस भी शेप का है तो वो कर दें उसको वो बेल सब्सक्राइब। भी बजा दें आप। हाँ, वट एवर चौकोर है या तिकौन है या जो भी है, तो उससे ये होगा कि हमें इंकरेजमेंट मिलेगी। और ज़्यादा टाइम निकालना अब दीगर मसरूफियात से मुश्किल होता है आपके लिए भी और मेरे लिए, और जो सुनने वाले हैं बहरहाल वो भी टाइम निकाल के अगर सुनते हैं तो उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, कहीं लेकिन न कहीं कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुद से नहीं होता तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई होगा जो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। वरना हम ये बहुत इजी था मेरे लिए कि मैं कोई दो चार स्कैंडलस किस्म की स्टोरीज करता, या मैं कोई मसालेदार किस्म के टॉपिक्स लेके आता, और शुरू के ही दो तीन उसमें हम जो है वो हज़ारों सब्सक्राइबर और हज़ारों होते। लेकिन वो हमारा एम नहीं है। बेसिकली हमारा एम लोगों को एजुकेट करना है। तो भाई आप जब भी टाइम मिले सुने, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सारा कुछ जो लोग कहते हैं चैनल्स के लिए तो वो करें, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिलती रहे और हम आपके लिए आइंदा भी टॉक्स वगैरह करते रहें। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सारा आपका भी। और बहुत शुक्रिया मंसूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।